Anyone completed? Anyone has completed? We will discuss one by one. No one is responding means no one has completed. Sumit, सर कंप्लीटेड सर. तो कहाँ हाँ ना बोलते हो? एनीवन, अच्छा एनीवन कंप्लीट का मतलब क्या है? एनीवन कंप्लीट, केतकी बेटा आपको होस्ट बनाया है, को होस्ट केतकी देयर? Yes, sir. So I will communicate to you between the class. 3s n equal to 3. S के लिए L क्या होती है? S के लिए L 0, P के लिए L 1, D के लिए L 2, F के लिए L 3. L 0 तो हमें क्या निकालनी है? 3 minus 0 minus 1, that is 2. तो 2 रियल रूट्स होंगे. 2 रूट्स मतलब 2 बार कट करेंगे, सिंपल, और कुछ नहीं. तो start from some constant, ऐसा हो जाएगा ग्राफ. सेकंड ग्राफ, the negative part becomes what? Positive. And third graph will be this. प्लीज एडमिट बेटा, केतकी मिलता है तो सामने से. यहाँ पे psi r, here it is what? Psi square r, and here it is 4 pi r square. This is r, r, r. The first two graph of s orbital will be always starting away from the origin, of the origin. And the third graph will be always from the origin. But for the other orbitals, if I take the other orbitals, 3p, so n will be 3, L will be 1. How? What kind of question did you ask on that day, Disha? Your phone? Sir, I asked questions. You asked one question, na? So this formula is for what? I have shown you the complete derivation for that. Sir, I did not ask any question like this. Okay, how n into n minus 1 upon 2 came? Or where did you, where are you going to use it? You didn't ask. No. कौन पूछ लिया, पता नहीं बेटा. ठीक, नहीं किसी को डाउट तो भेजने को दिक्कत नहीं है, पूछना. डन. कितना रूट्स हो गए यहाँ पे फिर? 3 minus 1 minus 1, only one root. But the p orbital का अगर ग्राफ देखोगे तो उसके लिए एनालिसिस कर लेते हैं. What is the r? Psi r is equal to k. मैं फिर से पूरा इक्वेशन लिखता हूँ. I'm writing the whole equation. Polynomial in R having n minus L minus 1 non-zero real root.
Sir, you're not audible. हाँ सर। हेलो, नाउ एम आई ऑडिबल? Yes. सर अभी Yes, sir. हाँ बेटा, मैं चला गया तो घूमने में बीच में 5 मिनट के लिए। देखिए ये ग्राफ सबको क्लैरिटी आई कि नहीं बताइए, क्योंकि यहाँ पे आर एल आ गया, ये एस ऑर्डर पे नहीं होता है। जब आप 4 पास पर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जाके वो 0 बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनता है इसके लिए। लेकिन पी और डी के लिए यहाँ पे आर एस टू एग्जिस्ट करेंगे, एक ही रूट है, एक बार कट करेंगे। ये कौन सी पोजीशन होगी? व्हाट इज दिस? रेडियल नोड, रेडियल नोड, रेडियल डी। 3D का सुमित सही है तुम्हारा, ये मैच कराइए, देखिए कहीं कौन सा मिस्टेक हुआ, सर मिस्टेक हुआ है सर। चेक करिए। समझ में आ गया? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? यस सर। तो 3D का ट्राई करिए। फ्रेंडल कंप्लीट किया था बेटा? नहीं सर। केतकी, आज मैं केतकी से ही पूछ लेता हूँ, सबसे जिसको ज्वाइन कराऊंगा। हाँ सर। उससे पूछ लो, डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? एंड प्लीज बी ऑनेस्ट हाँ विद मी, आई सर डोंट हैव किया एनी था, इशू, आई लेकिन डोंट हैव केके एनी वाला इशू, रॉन्ग हो गया। कोई बात नहीं, आई डोंट हैव एनी इशू विद दिस। बस गलत मत बोलिए, गलत बोलेंगे तो पूरा 2 साल गलत ही फील होगी, तो गलत ही आप हमेशा दिमाग में रखेंगे। तो 3D n इक्वल टू 3, l इक्वल टू क्या होगा 2, यहाँ पे क्या होगा 0। कितने रूट्स होंगे? 0 होंगे ना। अगर 0 रूट्स होंगे तो क्या वो कट करेंगे? नहीं कट करेंगे। और आर एस ट्वेल्व विल एग्जिस्ट इन प्लेस ऑफ, ये जनरलाइज फॉर्मूला है, अगर इसमें आप सबकी वैल्यू पुट करें तो आर एस टू क्या हो जाएगा 2। आर जीरो पे साई आर क्या हो जाएगा? आर जीरो पे आर एस टू स्क्वायर, आर स्क्वायर विल बी 0, साई आर विल बी 0, साई स्क्वायर आर विल बी 0 एंड डेफिनेटली ऑल विल बी 0। तो स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन बट नो रूट्स, ऐसा। सेकंड वाले का भी ऐसा, स्क्वायर करोगे तो क्या बदलाव आएगा? बस नेचर, ग्राफ की नेचर में चेंजेस आ सकती है। तीनों का ग्राफ विल बी सिमिलर।
ठीक है, देख लीजिए। सबका हो गया डन? बोलो। Yes. ठीक है, तो ग्राफ बनाना आ गया। किसी का भी ग्राफ देंगे आप बना सकते हैं, किसी का भी। लेट्स ट्राई टू मेक अगेन जस्ट फॉर प्रैक्टिस। बस एक क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ड्रॉ ऑल थ्री ग्राफ्स। अब लिखने की जरूरत नहीं है, ग्राफ पता है किसके बीच में करनी है। ऑल थ्री ग्राफ्स फॉर 4D 4P 4S। करिए, फटाफट करिएगा, जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। एस का फर्स्ट दो ग्राफ विल बी फ्रॉम अवे फ्रॉम द ओरिजिन, third graph will be from origin, but 4P 4D 4F, sorry, all the PDFs will be starting from origin for all the three graphs.
हो गया कंप्लीट? डिस्कस करें समित, केतली डिस्कस करें। किसी ने बनाया, कंप्लीट किया? Yes, sir, done. भेज दो, फटाक से डायग्राम भेज दो। All you all have my number. After completion of the question, please send it to me. और सुमित, उस क्वेश्चन पे काम हुआ कुछ? जो एटॉमिक के 2 क्वेश्चन दिए थे, एक तो हमने डिस्कस कर दिया था क्लास में, एक और वन मोर वाज देयर। तो 4D के लिए सबसे पहले जल्दी भी कर सकते हैं। 4D के लिए ये पता चल गया कि PDF all are starting from origin, all the 3 graphs. Only the difference will be there. So third graph will be starting from origin and the peaks will increase. That's it. तो 4D के लिए n minus l minus 1 बताइए। 4 minus 2 minus 1 कितने रूट हैं? एक ही रूट है। अगर एक ही रूट है, this is similar to 3p। फिर ऐसा थर्ड ग्राफ में पिक्स क्या बढ़ा देना है, बस ऐसा कर देना। दिस इज psi r, दिस इज psi r का स्क्वायर और सिमिलरली 4p के लिए अब यहीं पे लिख देते हैं n minus l minus 1, सब कुछ ये डिपेंड करेगा। 4 minus 1 minus 1 that is 2 रूट्स। 4s के लिए n minus l minus 1, 4 minus 0 minus 1 3। तो 4p का ग्राफ कैसा होगा? 2 रूट्स हैं। डोंट कंसिडर दिस ओरिजिन एज अ रूट। रूट वही जो नॉन जीरो है, मतलब जो ओरिजिन नहीं है। और 4s कैसा होगा? 4s को फर्स्ट ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम अवे फ्रॉम द ओरिजिन, 1 2 2 3 3 रूट। बट थर्ड ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, 1 रूट 2 रूट 3 रूट। दिस will be the third graph. Understood everyone? सबको समझ में आया? Yes, sir. Now try to understand one thing. What is the importance of this graph? Why the third graph is most important? Try to understand. What is the meaning of psi square r? Probability density. You multiply probability density with volume, what will happen? You'll get the probability. So if I imagine a nucleus, because
they are giving what radial node. If I imagine an orbit or circular path from the nucleus, ये nucleus है, ये r distance पे है. Okay. मुझे याद नहीं है किसने पूछा था वो बात, अब ध्यान ही नहीं, तो मैं क्या करूं. देखिए हमने क्या किया, न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे एक स्फीयर इमेजिन किया और ये थिकनेस क्या हो जाएगा dr. कैन यू टेल मी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ थिन स्फीयर? क्योंकि बड़ा रेडियस क्या होगा, r plus dr. What would be the volume of thin sphere? Can you tell me, anyone? You know basic mathematics and physics. You can easily tell me. The volume of thin spherical region. कैसे निकालेंगे? पहले 4/3 sphere का formula लगाएंगे. If any formula you are not aware, please let me know, because I assume that surface area volume is done in mathematics. If you know it, it's okay. If it doesn't know, if you don't know about it, please tell me. तो सिंप्लीफाई करेंगे आप, 4/3 पाई कॉमन आएगा, r क्यूब dr क्यूब प्लस 3r इंटू dr, r प्लस dr. अब जानते होंगे a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला, माइनस r क्यूब. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कैंसिल हो जाएगा. dr छोटा है, dr इज वेरी स्मॉल, इसको इनफाइनाइट सिमिलर स्मॉल कहते हैं. Therefore, dr square and dr cube will be what? Very small and neglected. तो अगर मैं स्क्वायर वाला टर्म और क्यूब वाला टर्म नेग्लेक्ट कर दूं, तो क्या आउटपुट बचेगा? 4/3 पाई इंटू 3r square dr. It should be what? 4 pi r square dr. ये थिन वॉल्यूम है. जब खुद सोचो, the probability density it is dependent on r. r और r plus dr में बहुत फर्क नहीं है. Can I assume that the probability of finding electron, the density or probability of finding electron is at this position and at this position will be almost same, because dr is very negligible. dr is tending toward 0. तो स्फीयर ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बहुत कम है. कैन बी अज्यूम दैट प्रोबेबिलिटी विल बी सेम थ्रू आउट दिस स्फीयर, बिकॉज वो डिस्टेंस क्या होगा, सब सेम ही होगा. तो थ्रू आउट द वॉल्यूम in thin spherical region the density will be same. But if I want to find the probability of finding electron in that, so probability
of finding electron in spherical region will be what? Probability density into dV. Then spherical region बहुत small region होगा because circular path हम imagine कर सकते हैं कितना बड़ा भी sphere हो सकता है. तो thin sphere ले लिया हमने तो बहुत छोटा sphere होगा तो dV लिखा. और इस dV का जो वैल्यू है वही 4πr². अब ऑल्टरनेटिवली आप यहाँ पे एक और मेथड से dV का वैल्यू निकाल सकते हैं. इट इज वेरी सिंपल. V का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 πr². If I differentiate this, आएगा 4πr². तो dV क्या हो गया? ये जो वॉल्यूम ऑफ थिन स्फेरिकल रीजन है बहुत सिंपल. एरिया अगर सर्कल का πr² है, बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट द थिन सर्कल का तो उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, वही आंसर होगा. तो πr² होता है तो 2πr dr हो जाएगा. यहाँ पे 4πr² dr हो गया वॉल्यूम. बट ये वॉल्यूम आर पे डिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी आर पे डिपेंडेंट है, so it cannot be constant. With the distance it will change. इसी को हम dp से डिनोट कर देते हैं. तो टोटल प्रोबेबिलिटी इन स्पेस r equal to 0 to r equal to infinity 1 ही होगा ना. पूरे स्पेस में इलेक्ट्रॉन कहीं तो रहेगा. तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? पूरे स्पेस में 1 हो गई. बट अगर मैं बोल दूंगा नहीं अपने घर में इलेक्ट्रॉन्स को मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, I don't know whether the electron is staying or not. But if I talk about the whole space, then you can consider that probability of finding electron is what? 1. तो जैसे उसकी एरिया को हम लिमिट करते जाएंगे तो हमारे रीच से कि एरिया जो हम कंसिडर किया उससे अलग होता जाएगा. टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज वाज दिस. टोटल प्रोबेबिलिटी dp 0 to r πr² r 4πr² dr. If r equal to infinity, then this equal to तो आप गौर करना सबने एरिया अंडर कर्व पढ़ा है. एरिया अंडर कर्व फिजिक्स में. Anyone have any idea about area under curve? बोलो. सर इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया अंडर कर्व मिलता है. हाँ लेकिन किसका? जैसे मान लो कि जो इंटीग्रेशन है, या एक और लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग. सबका कोई मतलब नहीं है, बस इक्वेशन है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन r1 टू r2. तो क्या होगा? पूरा इक्वेशन उठा के यहाँ लग देंगे, लिमिट चेंज हो जाएगी. कोई सॉल्व करेगा नहीं, बस समझने के लिए बस. अब एरिया अंडर कर्व का कॉन्सेप्ट समझिए क्या होता है.
y वर्सेस x के बीच में ग्राफ है कुछ। अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया 2 पॉइंट के बीच में, ये x1 है, x2, जो ग्राफ एरिया अंडर कर्व दिख रहा है मुझे, ये जो एरिया शेड किया मैंने, उसका जो एरिया होगा दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ जो एरिया शेड की हुई है x1 to x2 y dx। अगर इस ग्राफ में थर्ड ग्राफ उसका था साइन स्क्वायर ऑफ 4 पाई स्क्वायर, अगर मैं दिस वर्सेस दिस का एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख, तो ये एरिया अंडर कर्व क्या देगा, प्रोबेबिलिटी देगा ना, बताइए। दिस को अगर y ले लो, दिस को x ले लो, तो ये एरिया अंडर कर्व क्या देगा, बोलो प्रोबेबिलिटी कैसे देगा, प्रोबेबिलिटी इंटीग्रेशन से। यहाँ तो क्लियर है। तो थर्ड ग्राफ के एरिया अंडर कर्व से, थर्ड ग्राफ के एरिया अंडर कर्व से हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। थर्ड ग्राफ के एरिया अंडर कर्व से टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, बिकॉज दिस अगर ये y है, ये क्या है, x, देखो इसमें ये y अगर ले लिया हमने और r को x ले लिया, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो कुछ नहीं है, एरिया अंडर कर्व है, और इंटीग्रेशन से प्रोबेबिलिटी आएगी, तो एरिया अंडर कर्व से भी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगी। सो दिस इज द लॉजिक। अंडरस्टूड दिशा, समझ में आया? यस सर। थर्ड ग्राफ में साई आर इंटू 4 पाई स्क्वायर वर्सेस आर है, साई स्क्वायर आर इंटू 4 पाई स्क्वायर को आप y ले लो और r को x ले लो, तो y वर्सेस x का ग्राफ हो गया। ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होगा वो इंटीग्रेशन से निकल जाएगा, और जो एरिया अंडर कर्व है वो क्या देगा, प्रोबेबिलिटी देगा 2 पॉइंट के बीच में। तो आप बोलेंगे 0 से इन्फिनिटी का बताइए, तो 1 हो जाएगा। 0 से इन्फिनिटी का बताइए, तो 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। पीरियोडिक में कहाँ तक हो चुका था? मेंडलीव जस्ट स्टार्टिंग ही किया है सर ने, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के लिमिटेशंस तक। हाँ, मेंडलीव तो पढ़ना भी ज्यादा नहीं होता। सर ये सब बिल्कुल। हुआ, हाँ यही से पढ़ा। एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ नहीं हुआ। हाँ तो मुजर एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट किया था एक्सरे से, डिफरेंट टारगेट एलिमेंट था उनके पास, जो फ्रीक्वेंसी एमिट हो रही थी, तो फ्रीक्वेंसी एमिट हुआ तो उसका जब रूट अंडर लिया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एटॉमिक नंबर। मेंडलीव में क्या कहा था, प्रॉपर्टीज आर प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, प्रॉपर्टीज आर प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसका रिजल्ट क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, जो आपने 90 में पढ़ा था वही है, कुछ अलग नहीं है। तो रूट न्यू प्रोपोर्शनल टू z, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे z एटॉमिक नंबर। इस पे एक न्यूमेरिकल आ सकता है पर आते ज्यादा नहीं है, can be constant. He performed experiment by bombarding high speed electron on different target elements. तो अलग अलग पॉइंट मिलते हैं, तो रूट न्यू और जेड का जब ग्राफ बनाया तो स्ट्रेट लाइन मिला, लेकिन स्ट्रेट लाइन should not pass through the origin, should pass from here, depending on क्या लिखा आपने। और ग्राफ अगर आप बोलेंगे कि सर z माइनस बी के बीच में ग्राफ है, तो किसे पास करेगा, ऑरिजिन, यही है ना, बोलिए।
तो z माइनस एक्स ले लिया, ये y ले लिया, इसको x ले लिया, तो इंटरसेप्ट नहीं आना कुछ। स्लोप क्या है इसमें? स्लोप विल बी a। ये पैराग्राफ पढ़िए। Physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic numbers. If elements are arranged in increasing order of their atomic number, then elements of similar properties get repeated after certain regular intervals. ठीक है, पढ़िए आप लोग। The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number. First period consists of two elements. अब जानते हैं ऑर्डर periodic table आपने देखा ही है। ठीक है, इस टेबल पे आते हैं। टेबल आपको पता ही है टेबल का। टेबल देखो ना सब लोग, periodic टेबल पहले कभी देखियो कि नहीं? periodic टेबल बताओ, देखिए हाँ सर। अभी घर में रहता भी है, बड़ा सा पैनल, बड़ा सा फोटो पे। First period consists of two elements known as shortest period. The period second and third consist of 8 elements known as short period. Fourth, fifth consist of 18 elements, long period. अब ये 7th period भी कंप्लीट हो चुका है, बताइए होगा आपको। Yes. 7th period is also completed, उसमें वही हो जाएगा। Elements of group lithium, sodium, potassium. The metals form hydroxide with water. ग्रुप 1 में, अब ये ग्रुप 1 ग्रुप कॉलम उसे बताना बाकी है आपको। कितने ग्रुप्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 18 ग्रुप, 18 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट ग्रुप 1 ग्रुप 2, फिर क्या है ग्रुप 1 ग्रुप 2 थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ऐसे ही करके 13 14 15 16 17 18, 13 to 18। कितने पीरियड्स हैं? 7। अच्छा तो बताओ, तो सबने थोड़ा बहुत जाना है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, नॉट सेइंग कि आपको आना चाहिए। पीरियड नंबर क्या बताता है एलिमेंट का, या पीरियड नंबर किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे समझ में आता है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर? ग्रुप Period नंबर से number resembles number of cells. क्या? नंबर ऑफ सेल्स सेम Number of cells in of an atom. कह सकते हैं। अच्छा पॉइंट है, गुड। आंसर ग्रुप से वैलेंसी पता चलता है। ग्रुप से वैलेंसी पता चलता है। चलो ठीक है, कुछ पता था आपको ना? सबसे पहले चीज तो ये देख लीजिए बेटा क्या है। तो ऐसे चलेंगे, ऐसे करते जाएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। खत्म। बड़ा प्यारा चैप्टर है, बड़ा आसान चैप्टर है, लेकिन बड़ा यूजफुल है। 2 चैप्टर फॉर इनऑर्गेनिक पर्पस, फॉर रिएक्शन पर्पस, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, दिस शुड बी डेफिनेटली नोन।
देखिए 1 by 1 जाते हैं। एस ब्लॉक से क्लासिफिकेशन ऑफ इनटू ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक होता है। एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल इन व्हिच लास्ट इलेक्ट्रॉन को डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन को डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। एंटर्स इन द एस ब्लॉक ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल बैलेंस से रन होगा एस ब्लॉक। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉ प्रिंसिपल से हम लोग लिखते हैं ना 1s2 तो लास्ट इलेक्ट्रॉन लोग एस ऑर्बिटल में डालते हैं तो वो एस ब्लॉक में आ जाएगा, पी ब्लॉक में डालते हैं तो पी ब्लॉक में आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब बोले ग्रुप नंबर क्या है, तो ग्रुप नंबर एस ब्लॉक का बड़ा सिंपल है। एस ब्लॉक ग्रुप नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है बताइए, क्या था सोडियम का? नियॉन 3s1। How many electrons are there in S subshell? 1। ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 1। मैग्नीशियम का क्या होता है? 3s2। और पोटेशियम का 4s1 होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन S subshell will be equal to what? ग्रुप नंबर फॉर S ब्लॉक। P ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाले हैं? पीछे। P में अब जो भी जिस भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन p ऑर्बिटल इट विल बी p ब्लॉक। अब आप बोलेंगे ग्रुप नंबर क्या है, तो ग्रुप नंबर इज वेरी सिंपल। ग्रुप नंबर होता है 10 प्लस ns इलेक्ट्रॉन एंड np इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज n? वैलेंस। जैसे आप कोई भी p ब्लॉक उठाइए, लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वेश्चन लिखो, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of phosphorus, write the electronic configuration of phosphorus, write the electronic configuration of phosphorus। नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल मिला क्या? हाँ बोलो। मिला सर। मिला सर। कोई क्लास लगी है क्या सीवीएम सर की? नहीं। बोलिए। नहीं सर। नहीं सर। मतलब मुझे खत्म करनी है लेकिन हाँ एक सर। एक बीच में सर की लगा देते हैं। क्वेश्चन क्या था बेटा? राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ phosphorus Z क्या होता है इसका? 15 and decide block group and period। पीरियड क्या होता है? पीरियड इज नथिंग बट, अब किसी भी एलिमेंट का व्हाट इज ब्लॉक, यहाँ लिख लेते हैं। पहले कैसे निकालते हैं? ब्लॉक क्या होती है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन which बोलो ऑर्बिटल। पीरियड इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर PQN, principal quantum number of last shell in electronic configuration। अब ग्रुप नंबर के लिए सब अलग अलग रूल है। फॉर एस ब्लॉक क्या था, क्या बताया मैंने? फॉर एस ब्लॉक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस। पी के लिए क्या बताया? s प्लस पी प्लस 10। और ये नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स ns प्लस np प्लस 10, ये n-1d प्लस
NS। समझ में आया? यस ग्रुप ये किसके लिए? और S ब्लॉक, ये किसके लिए? P ब्लॉक, और ये किसके लिए? D ब्लॉक। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस, लिखिए पहले और फटाफट डिसाइड करिए। ब्लॉक पी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए बेटा। नियॉन 3s2 3p3। एक मिनट पूरा लिख लेते हैं। 1s2 सही है आपका बोला, 3s2 3p6, ठीक है। फिर नियॉन 3s1 लिखा था क्या मैंने? सोडियम का देखो, गलत तुम लोग भी नहीं कहते। हाँ 3s1 ही तो होगा यहाँ पे। हाँ ओपन हो जाता है। 2s2 2p6 3s2 क्या होगा? 3p3। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजा हमने? पी में। तो ब्लॉक कौन सी होगी? पी। पी ब्लॉक। लास्ट सेल कौन सा? लास्ट सेल थर्ड, थर्ड सेल है। पीरियड कौन सा होगा? थर्ड। 3। अब मुझे ग्रुप नंबर बताना है। सिंस ये ऑलरेडी पी ब्लॉक में है, ग्रुप नंबर के लिए फॉर्मूला क्या है? NS प्लस NP। फिर N क्या है बेटा? N इज लास्ट शेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट शेल। ऐसे भी चलता, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट शेल। तो 10 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया? एनी डाउट बोलिए। नो सर।
elements of periodic table in which last electron enters the p block. Gallium and bromine क्या liquid है? जो liquid metal कौन सी होती है जनरली? मर्क्यूरी होती है ना? Yes, sir. लेकिन गैलियम इज अ मेटल, उसको कहते हैं लिक्विड मेटल, लिक्विड इन समर, समर में लिक्विड हो जाता है। डी ब्लॉक लास्ट एलिमेंट डी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो ये भी पहले देख लेते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS1 to 2, लास्ट की n क्या है? लास्ट है NS2 NP1 to 6। इसमें क्या होता है? NS1 to 2 n-1 D1 to 10। पर मैंने आपको क्या बताया था? What is the final one? n-D 1 to 10 और NS1 to 2। तो एक्सेप्शन PD लिखा हुआ है। हमने आपको सिर्फ 21 से लेके, हमने आपको कौन सा कराया? हमने 21 से 30 तक कराया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनको 3D सीरीज कहते हैं, 3D सीरीज एलिमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि 3D फील्ड हो रही है। डेफिनेटली 4D सीरीज भी होगा और 5D भी होगा। प्लीज चेक इन NCERT और इन एनी बुक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4D एंड 5D एलिमेंट्स आल्सो। और देखो कि जनरल ट्रेंड से कौन से अलग हो रहे हैं। जैसे पैलेडियम NS0 हो जाता है, वो एक्सेप्शनल्स होते हैं, उस पर कुछ दिमाग नहीं लगाने हैं, पढ़ने और याद रखना है। Try to slowly learn 4D and 5D electronic configuration also. F block, elements of periodic table in which last electron enters in F orbital of anti-penultimate shell. वो इसमें था n-1d में था penultimate shell। penultimate का मतलब क्या होता है बताइए? लास्ट नहीं, ultimate का मतलब लास्ट है ना, penultimate मतलब जस्ट पहले वाला, लास्ट के जस्ट पहले वाला। तो NS लास्ट है, N लास्ट है, n-1 क्या हो गया? सेकंड लास्ट, दैट इज पेनल्टीमेट। एंटी पेनल्टीमेट क्या होगा? कहाँ जा रहा है देखो? F ऑर्बिटल ऑफ एंटी पेनल्टीमेट n-2। तो लास्ट के पहले क्या है? पेनल्टीमेट। उसके पहले क्या है? एंटी पेनल्टीमेट। अगर ये n है, इसको हमने अल्टीमेट कहा। अल्टीमेट मतलब लास्ट सेल, जो इलेक्ट्रॉन्स जाने वाला। फिर ये क्या होगा? पेनल्टीमेट। और ये क्या होगा? एंटी पेनल्टीमेट। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सभी थर्ड ग्रुप में आते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो ग्रुप है वो थर्ड ग्रुप होता है, थर्ड ग्रुप होता है। तो लैंथेनाइड्स होता है वो 6th और वो 7th पीरियड में होता है। देखिए देखिए लैंथेनाइड्स, लैंथेनम और एक्टिनियम स्टार्ट सीरियम से होता है। ये बड़ा अच्छा इसका सेंटेंस याद रखने का तरीका है एफ ब्लॉक एलिमेंट का। आपको एक इमेज शेयर भी कर दूंगा, इसमें पूरा पीरियोडिक टेबल लिखा भी होगा और थोड़ा लर्न करने का तरीका भी पता होगा। सबके पास पीरियोडिक टेबल है क्या? घर में ओपन कर सकते हैं। हेलो, ऑडिबल बोलिए। नहीं है Yes, सर। sir. बुक में तो पीरियोडिक टेबल होगा। हाँ हाँ सर है। सर। हाँ सर, सर बुक में। हाँ बुक में है ना, बुक में ग्रुप में शेयर कर दो, बुक में उसी में शेयर कर दूंगा। क्लासरूम पे भी है ना अवेलेबल? क्लासरूम पे भी आप लोग का बना हुआ है ना, वहां पे भी शेयर हाँ कर सर। सकते हैं। हाँ सर। तो एफ ऑर्बिटल का एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, मुझे तो ज्यादा एलिमेंट्स याद नहीं है वैसे तो, लेकिन याद करना चाहेंगे तो कर सकते हैं।
वही मैंने सेंड किया है, कर दूंगा उसमें, क्लासरूम पे अपडेट कर दूंगा। लेफ्ट ब्लॉक एलिमेंट को याद करने के तरीके, एक्चुअली उस पेज में सभी याद करने के तरीके दिए हुए हैं। आपको तो पता ही है शायद ना, एस ब्लॉक का क्या होता है, थोड़ा बहुत आपने याद किया होगा। एस ब्लॉक का क्या होता है? लीना के आरबीसी पर तो ऐसे नहीं याद किया, नॉर्मली याद किया। नॉर्मली चलेगा, ऐसे याद नहीं को, मैं बस टाइम स्पेंड कर रहा हूँ और कुछ नहीं। वो ऐसे ही याद हो जाते हैं, धीरे धीरे खुद याद हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा मुझे एक बढ़िया लगता है, थोड़ा सा इंटरटेनिंग है। और एफ ब्लॉक का, लड़कियों से परेशान अंधु पंडित ने शायद एक की गर्दन तोड़ दी होगी। अब इतना प्यारा तो कोई बना ही देगा, नहीं मिलेगा आपको। इधर तमाशा यहाँ लंबा होगा। लड़की मतलब लैंथेनम हो गई, से का मतलब सीरियम हो गया, परेशान का मतलब पीआर हो गया, नंदू एनडी हो गया, पूरा एफ ब्लॉक ही है। तो वो शेयर कर दूंगा आपको, थोड़ा फनी जैसा है भी, पर याद याद करने में बोल ही नहीं रहा, मुझे खुद भी याद नहीं है, वो धीरे धीरे याद हो जाएंगे। आपका होमवर्क बस ये रहा, चेक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है? तो आपको टेक्स्ट बुक में ही मिल जाएंगे। और आई विल शेयर द लिंक ऑल्सो, फाइल भी शेयर कर दूंगा। और यहाँ देखो, लैंथेनम और एक्टिनम, सारा जो लैंथेनाइड्स है ना, सारा सब इसी जगह पे प्रेजेंट है, उसको सेपरेटली लिख दिया गया। तो किस पीरियड ग्रुप में आ रहा है? थर्ड पीरियड में, थर्ड ग्रुप में आ रहा है। किस पीरियड में आ रहा है? सिक्स पीरियड में। उसी तरह सारे एक्टिनाइड्स एक ही जगह पे, सारे ऑल द एक्टिनाइड्स हियर ओनली, उसको अलग से लिखा है बस यहाँ पे। तो सारे एक्टिनाइड्स फिर से कौन से ग्रुप में? ग्रुप में थ्री। कौन से पीरियड में? सेवन। तो पूछेंगे व्हाट इज द पीरियड एंड ग्रुप नंबर ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो लैंथेनाइड्स के लिए अलग बोलोगे आप, एक्टिनाइड्स के लिए अलग बोलोगे। अब याद रखिए, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक आर नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डेफिनेशन लिखा है, एलिमेंट्स व्हिच आर पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल in their ground, partially filled का मतलब not completely filled, in the ground state or in the most stable oxidation state are known as transition elements. These elements can show more than one oxidation state. क्या कह रहा देखिए, पहले पढ़िए, पहले एक बार यहाँ से पढ़िए। All the noble gas are inert gas, ठीक है। Elements of S block and P block are known as normal और representative element. Period 3 element को कहते हैं, थर्ड पीरियड एलिमेंट को कहते हैं टिपिकल एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं which have partially filled d orbital in their ground state or in most stable oxidation state are known as transition element. एग्जांपल देखिए, समझ में आएगी आपको, डिस्कशन से समझ में आएगा। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पर होमवर्क क्वेश्चन लिखिए, नॉट होमवर्क। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, जिंक, कॉपर प्लस, कॉपर 2 प्लस, Zn2 प्लस। रिमेनिंग जो कटायन के दिया उसको लिखने की जरूरत नहीं है, will handle it by using the copper and zinc. Just write the electronic configuration of copper and zinc. Copper atomic number is 29, zinc atomic number is 30, right?
Done, sir. कॉपर का बताइए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर प्लस क्या होगा? 4s0, 2 प्लस का क्या होगा बेटा? 3d9, 4s0. तो आप देख रहे हैं कि किसी स्टेबल CO2 प्लस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर सल्फेट इज स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 3d9 हो गया, मतलब पार्शियली फिल्ड हो गई। तो जैसे आप जिंक का लिखते हैं, तो जिंक का ऐसा कोई भी कटायन नहीं है, इस पे डी क्या है? पार्शियली फिल्ड है या इनकम्प्लीटली फिल्ड है? डी क्या है? फुल्ली फिल्ड है। पार्शियली फिल्ड वाले एलिमेंट को ही कहते हैं हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक में आता है वो, पर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट उनको कहते हैं जिसमें या तो न्यूट्रल स्टेट में, कॉपर का न्यूट्रल तो नहीं मिला, तो उसके स्टेबल स्टेट में मुझे मिल रहा है, स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट में मुझे मिल रहा है पार्शियल फिल्ड, तो दैट्स व्हाई इट इज व्हाट? ट्रांजिशन एलिमेंट। बट जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, बट बोथ आर व्हाट? डी ब्लॉक एलिमेंट। कोई प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर्मेट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको कराया, वो मेंशन है यहाँ पे। नेक्स्ट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। लिखा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। थोड़ा समझ लेते हैं, सॉल्विंग वॉल्विंग जो लिखना होगा बाद में करेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखिएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन अगर होता है, उस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो न्यूक्लियस की तरफ वो टेंडिंग हो जाएगी। इनका मल्टी इलेक्ट्रॉनिक है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस तो अपना फोर्स लगाएगा अट्रैक्टिव, और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या लगाएंगे? रिपल्सिव। बोलिए, काफी सिंपल। हेलो, Yes. ये सब लोग सुनते क्यों नहीं हो? तुम लोग रिप्लाई करो। केत की सुनो, जिसको होस्ट बनाएंगे एटलीस्ट वो रिप्लाई करेंगे, तुमसे एटलीस्ट कनेक्टेंस रहेगा, नाम भी तो याद हो जाएगा। केत की सुन रहे हैं? हाँ सर। जो भी होस्ट बनेंगे अगले क्लास से, वो होस्ट वो प्लीज रेस्पॉन्ड करेंगे, एटलीस्ट उन्हीं की जिम्मेदारी रहेगी पूरी क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए। समझ गया? केत की क्लियर है? इससे मुझे पहले ये आइडिया लगेगा बेटा कि आप लोग कनेक्टेड हैं कि नहीं। सी हम लाख चाहें आप कनेक्टेड हो, लेकिन आप नहीं चाहेंगे तो इम्पॉसिबल है जुड़ना। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड वे, एटलीस्ट एक क्लास तो आप चलेंगे।
और आपकी बैच स्ट्रेंथ ज़्यादा बड़ी है नहीं, तो डेफिनेटली 20 डेज 22 डेज में आप फिर से रिपीट हो जाएंगे. तो प्लीज कंट्रीब्यूट इन क्लास. तो ऑन दिस इलेक्ट्रॉन not only attractive force is working, also repulsive force is working. तो नेट अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगेगी या कम लगेगी उस इलेक्ट्रॉन पे? बोलो. कम लगेगी. इसलिए नाम क्या हो गया? सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज होता तो क्या होता? Z होता. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है तो Z से ज्यादा होगा या Z से कम होगा? कम होगा. जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, उसका फॉर्मूला होता है Z माइनस सिग्मा. सिग्मा को बोलते हैं स्लेटर्स कांस्टेंट. यहाँ लिखा नहीं है शायद, लिखा है, सब लिखे हैं पर वही लिखा नहीं है. स्लेटर्स कांस्टेंट. साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये रूल दिए, स्लेटर्स कांस्टेंट. नाम भी स्लेटर्स रूल है. ये सिग्मा बेसिकली किसके लिए बताइए? बताइए. सिग्मा उनके लिए है जो इलेक्ट्रॉन्स उनको रिपेल करके उसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस को, न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्सेस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं. वही सिग्मा है यहाँ पे. सिग्मा इज नोन एज शील्डिंग. नाम होगा क्या? शील्डिंग, स्क्रीनिंग. शील्ड का मतलब जानते हैं ना? आयरन मैन कौन था वो? भूल गया मेरा बेटा, दिखता है कभी. कैप्टन अमेरिका, उसी के पास शील्ड है ना? यस. हाँ. तो जो शील्ड है, शील्ड क्यों रोकते हैं ना? इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने में कौन रोकने के लिए आगे आ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बीच वाले. वही शील्डिंग कांस्टेंट है, उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस को कम करना. तो Z इज व्हाट? अट्रैक्टिव फोर्सेस, एक्चुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस. और सिग्मा क्या है? उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस को कम कर दिया. दैट इज शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग कांस्टेंट. तो Z इफेक्टिव. तो इफेक्टिव पुल कितना लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे? Z माइनस सिग्मा लग रहा है. कि ऑल द प्रॉपर्टीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन Z, ऑल द प्रॉपर्टी डिपेंडेंट ऑन Z इफेक्टिव. क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने नजदीक आएंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे? Z पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, Z माइनस सिग्मा पे डिपेंड कर रहे हैं, और Z और रिपल्सिव फोर्स पे डिपेंड कर रहे हैं. तो Z माइनस सिग्मा हमें एक फॉर्मूला निकालनी है. जनरली टेस्ट पे नहीं आते, किसी भी टेस्ट पे नहीं आते, हम पढ़ लेंगे उसको. इट इज अ मेजर ऑफ नेट रिपल्शन. व्हाट इज शील्डिंग कांस्टेंट? रिपल्शन क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेम शेल और इन इनर शेल. आउटर मोस्ट वाले नहीं. जैसे अगर मैं बोलूंगा एक और बना दो, ये ले लो, ये भी तो रिपल्शन हो जाएगा ना. तो लगाना भूल गया इसका. दिस विल बी आल्सो रिपेलिंग ना, वो रिपेल करेंगे. अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स की बात करूं तो जो सेम शेल में है वो रिपेल करेंगे, और जो अंदर वाले शेल में वो रिपेल करेंगे. बाहर वाले का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेते इस रूल के अकॉर्डिंग. बाहर वाले का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेते. कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाय स्लेटर, ऐसा लिखा हुआ था. राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एज फॉलोज. जो आपको आती है लिख देंगे. ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ग्रुप of the electron for which sigma is calculated have no contribution to the sigma value. पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख देंगे. फिर जो राइट में रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, जिसका भी आप निकाल रहे हो, जिस इलेक्ट्रॉन्स का फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख देंगे. जैसे मान लो कॉपर का ही लिख दिया हमने. कॉपर का मैं पूछूंगा इस इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो राइट में मिलने वाले, एक्चुअली ऐसा लिखते नहीं है, बताऊंगा लिखते कैसे. राइट वाले जो इलेक्ट्रॉन वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, लेफ्ट वाले कंट्रीब्यूट करेंगे. सिंपल, लेफ्ट वाले कंट्रीब्यूट करेंगे. इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द NS और NP ग्रुप कंट्रीब्यूट टू द एक्सटेंट ऑफ 0.35 ईच. तो हर इलेक्ट्रॉन्स जो NS NP में प्रेजेंट है वो 0.35 होगा. इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द N-1 शेल 0.85. Electrons present in -2 or in the lower shell contribute to the extent of 1 inch. तो हर इलेक्ट्रॉन 1 कंट्रीब्यूट करेगा. इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं electrons present in ND and NF contribute to the extent of 0.35 each. All the electrons present on the left side of ND or NF contribute to the extent of 1 each. हाँ, लेफ्ट में, ठीक
एग्जाम्पल से आप सारे रूल समझ जाएंगे, बड़ी चीज नहीं है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम्पल से कर लेते हैं, बेस्ट है, टाइम है अपने पास 5 मिनट। कैलकुलेट द Z इफेक्टिव फॉर दिस 3D and 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ Fe। 3D and 4s पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, पर एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी इसकी? दैट इज नॉट द फाइनल। व्हाट इज द फाइनल? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 ऐसा, ठीक है। अब इसको हमें ग्रुपिंग करके लिखनी है। ग्रुप क्या किया हमने? 1s2 को एक अलग लिखा, फिर 2s2 2p6 अलग लिखा, फिर 3s2 3p6 अलग लिखा, 3d को अलग लिखा। ये बस यहाँ पे स्टेप लेनी है। फिर 4s को अलग लिखा। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। अब मुझे अगर 4s इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, 4s का निकालता हूँ, 4s का निकाल रहा हूँ, 4s मतलब ns का निकाल रहा हूँ। ns में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ns में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन क्या होगी? 0.35। रूल पढ़िए, ns np में मिलने वाले जिसमें है वो, उसी में इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो कंट्रीब्यूट 0.35, n-1 इज 0.85 और n-2 और लोअर इज 1। सिंपल। तो अब मुझे बताइए 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, एक का निकालना है, जब जिसका निकालना उसको घंटा नहीं करेंगे, जो रिमेनिंग होगा उसको देखेंगे। एक ही रिमेनिंग हुआ 0.35। अब n-1 कौन सा होगा? ये पूरा n-1 हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताइए? 14 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक का तो निकालना है, जिसका निकालना है उसको छोड़ देंगे। 14 इलेक्ट्रॉन्स इंटू 2.85। अब रिमेनिंग बस आप करना, sp को साथ रखना, d और f को अलग कर देना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इंटू क्या हो जाएगा? 1। ये सिग्मा हो गया, और सिग्मा निकाल लिया, जेड इफेक्टिव क्या होगा? बस 3d इलेक्ट्रॉन्स का देखिए, 3d इलेक्ट्रॉन्स का, 3d इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसी में जो इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन क्या है? 0.35। देखिए nd और nd और nf में रहता है 0.35, और जो बच जाते हैं सारे उनके लिए 1। और ये तो और आसान हो गया। तो और राइट में जो इलेक्ट्रॉन उसको कंसिडर करने ही नहीं है, राइट वाले में 3d में 1 का देखना है तो 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स। और रिमेनिंग कितने हो जाएंगे? इस सभी को रिमेनिंग ले लेंगे, ये सभी को रिमेनिंग ले लेंगे, कितने हो जाएंगे वो? 18। तो 18 into 1 that is what? 19.75। मतलब समझ सकते हैं। हाँ बोलो। 3D में 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 5 जिसका का भी निकालना है उसका घंटा नहीं करना है। अरे आप 10 बच्चे हो क्लास में, आप पे सभी लोगों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आपका इम्पैक्ट नहीं होगा ना आपके ऊपर। एक इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स क्या लग रही है, एक इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सिव फोर्स क्या लग रही है, वो निकालना है। अगर उस इलेक्ट्रॉन का भी रिपल्सिव, आपका आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा ना। आप अपने को तकलीफ दोगे क्या? बताओ। नहीं सर। आपको अगल बगल वाले तकलीफ देंगे, कोई हेल्प करेंगे, हेल्प कर रहा है, आपको अपनी तरह बुला रहा है, वो हो गया न्यूक्लियस। आपको दूर भगा रहा है, हो गया कोई और। पर आपको, आप अपने आप को क्या करना चाहो? कुछ नहीं, आप तो चुपचाप हो। तो जिसका निकालना है, जिस इलेक्ट्रॉन का सिग्मा निकालना है, जेड इफेक्टिव निकालना है, उसके नंबर को कंसिडर नहीं करनी है। तो 36 है तो 35 हो गया। एक पे क्या असर हो रही है बाकी चीजों की? The remaining electrons are putting what effect on a particular electron, वो देख लिया मैंने। 36 में एक इलेक्ट्रॉन को हटाइए, उस पर देखना है मुझे इफेक्ट, तो 5 का देखना है। रिमेनिंग कितने हैं? 18 into 1 कर लिया। सिंपल से 2 रूल्स हैं, 2 रूल से निकाल लिया। Again I will discuss in the next class how to calculate it, so don't worry about it. I will write it properly, आपको लिखने के लिए बोलूंगा, बस थोड़ा समझा दिया। और लिखा periodic variation effective nuclear charge, बस ये पढ़ लेते हैं छोटा सा जाते समय।
इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर क्या होती है बताइए, बढ़ती है. सो विल कैलकुलेट एंड विल प्रूव इट व्हाई इट इज इंक्रीजिंग. ठीक है ना. तो थोड़ा टाइम कम था इसलिए ऐसा कर रहे हैं, अदरवाइज लिख के कराएंगे, प्रूफ करेंगे सेंटेंस को. इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट रिमेन सेम. क्यों रिमेन सेम होता है वो हम बताएंगे आपको, सॉल्विंग करके ही बताएंगे. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. देखो कल के नेक्स्ट की क्लास में, सैटरडे क्लास में आई थिंक तब सब निपट Yes, जाएगा. sir. सब आसान थ्योरी है, सब थ्योरी है. सॉल्विंग नाम के मात्र के बराबर है, लर्निंग है, पर टेक्निकल टर्म सीखेंगे आप और कुछ नहीं. ऐसे ऐसे करेंगे और खत्म हो जाएगा. खत्म हो गया समय. और आप लोग भी एक दिन सैटरडे संडे बैठ के दिवाली के टाइम पे पूरा खत्म कर लीजिएगा. डन सब लोग. यस हाँ, सर. Yes, sir. सर ये पीडीएफ भी वापस अपलोड कर दोगे, आपने हाँ, बहुत कर. कुछ लिखा है इसलिए. क्या बेटा? सर इसमें आपने बहुत कुछ लिखा है ना, तो ये पीडीएफ भी वापस एक बार अपलोड कर दोगे. कुछ नहीं लिखा होता. हाँ कुछ लिखा है, लिखा है कुछ का, थोड़ा बहुत लिखा होगा, अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी. ठीक है ना. यस सर. एक फ्रेश फाइल अपलोडेड है, एक फ्रेश फाइल अपलोडेड है. ठीक है ना. हाँ सर. हेलो. एक फ्रेश फाइल अपलोडेड है, एक गंदा किया हुआ फाइल भी अपलोड करूंगा. तो ये वाला समझ गए? समझे कि हाँ नहीं सर. बताओ? हाँ सर. हाँ ठीक है. चलिए बाय बेटा. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बाय बाय.